हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। राज प्रो स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो, हमने पीछे कई टॉपिक हिंदी के पढ़े हैं। आज हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो है संज्ञा। मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है और ये पढ़ने के बाद आपको और भी आसान लगेगा। एक बार इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, मात्र 10 या 15 मिनट में ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आराम से समझेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं। संज्ञा यानी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? तो इसकी परिभाषा देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी नाम, हम सामान्य भाषा में देखें, अपनी भाषा में देखें, तो हम जो नाम बोल रहे हैं, यानी हमें कोई भी नाम ले रहे हैं, वो नाम ही क्या है? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, गुण है, दोष है, दशा है, किसी की अवस्था है, यानी ये सारे कोई भी नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। देखो, साधारण शब्दों में किसी भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हम ले रहे हैं, वो नाम क्या है? संज्ञा है। चाहे उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, वो बात अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य रूप से कोई भी नाम ही संज्ञा होता है। परिभाषा देखें तो ये ऊपर हमने अभी पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष, दशा, अवस्था, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, राम यानी यहाँ पे व्यक्ति का नाम हो गया। ताजमहल यहाँ पे वस्तु का नाम हो गया। स्थान नहीं कहेंगे हम, स्थान है जयपुर या आगरा है, दिल्ली है, यानी कोई भी शहर या कोई भी गांव का नाम है, वो क्या है? स्थान है। और उसमें बनी हुई कोई भी इमारत है, कोई भी किला है, महल है, ऐसे नाम आ गए तो वो वस्तु से संबंधित होगा। गंगा है, हिमालय है, बचपन है, गरीबी है, आदि, यानी ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है। उदाहरण है, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। एक उदाहरण है, देखो। तो यहाँ पे राम यानी किसी का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द हो गया। आगरा, ये भी कोई जगह का नाम है, तो ये भी संज्ञा शब्द हो गया। ताजमहल, ये भी एक नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी संज्ञा शब्द है। सुंदरता यानी उसकी सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। यानी कोई भी हमारे मन का जो भाव होता है, जैसे खुशी है, हंसी है, उदासी है, या फिर किसी वस्तु का भाव होता है, सुंदरता, चमकीला, ये वैसे विशेषण शब्दों में आते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा से ही बनते हैं। तो देखो, संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। हमें ये याद रखना है, एक तो संज्ञा की परिभाषा, और या फिर हम अपनी भाषा में याद कर लें कि कोई भी हम नाम ले रहे हैं, वो नाम ही क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। और संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी किसी अलग अलग पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो रहा है, उससे हमें नाम लेते ही पता चल जाए कि किसकी चर्चा हो रही है, तो उसमें क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होगा। और किसी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, यानी हम किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कर पा रहे हैं, जैसे नाम ले लिया और उस नाम से हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो रहा है, तो वहां पे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यानी कौन सी संज्ञा होगी? नाम से पता चल रहा है, जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में आते हैं हमारे मन के कितने भी भाव है, जैसे खुशी है, उदासी है, हंसी है, क्रोध है, या फिर कोई दशा अवस्था है, जैसे अमीरी, गरीबी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, ये कौन से हैं? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हमने एक बार तो तीनों ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ लिए। सबसे पहले आप इस चीज का इतने का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम तीनों आगे अलग अलग पढ़ेंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आप इतने का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हमें तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, अभी हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
और भाववाचक संज्ञा की अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे अभी। पहले हमने संज्ञा का सामान्य परिचय पढ़ा। तो देखो, एक नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? जिन संज्ञा शब्दों से, यानी जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता हो, यानी किसी विशेष का बोध हो जाए, नाम लेते ही हमें पता चल जाए कि किसकी चर्चा हो रही है, तो वही क्या होता है? बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अब राम है, हमें पता चल जाएगा। और सामान्य अपनी भाषा में याद रखने के लिए ये भी होता है कि इस विश्व में जो चीज एक ही है, यानी संपूर्ण विश्व में जो चीज एक ही है, उसमें हमेशा कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और वैसे किसी का नाम है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक। दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे, तब हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयपुर, जयपुर एक शहर का नाम है, यानी एक स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक। ऐसे गंगा, गंगा नदी है, तो उस नदियों में उस गंगा नदी का नाम लिया जा रहा है, विशेष रूप से हमें पता चल गया कि कौन सी नदी का जिक्र है, तो गंगा यानी व्यक्तिवाचक। रामायण, गीता, ये पुस्तक है, गीता एक ही है, रामायण है, अरावली है। अब पर्वतमाला सीधा नाम आ जाए तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यहाँ पे पर्वतमालाओं में नाम दिया गया किसका? अरावली, जो कि अपने आप में क्या? एक ही है। तो अरावली आदि, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में किसी का नाम बताया जा रहा है, नाम विशेष से उसे जाना जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 2 नंबर देखो, जातिवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है जाति, यानी इसमें क्या होता है? जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति, जिन संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता हो, संपूर्ण जाति का बोध होता हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कैसे? जैसे हम कोई नाम ले रहे हैं, उसमें हमें विशेष रूप से पता नहीं चलेगा कि भाई किसका यहाँ पे जिक्र है। जैसे देखो, गांव है, अब यहाँ पे हम किसी गांव का नाम लिखते हैं, जैसे नाम है, गांव है राजस्थान में जो प्रसिद्ध है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसलमेर में कुलदरा गांव है तो यहाँ पे कुलदरा में नाम लिखता तो व्यक्तिवाचक होता, क्योंकि उस गांव का नाम दिया जा रहा है, लेकिन सीधा गांव है, संपूर्ण गांव, यानी सभी गांव के जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, लड़का, लड़का है, यानी लड़के का किसी का नाम नहीं है, लड़के में तो सारे लड़के आते हैं, राम भी आता है, श्याम भी आता है, मोहन भी आता है, यानी सभी लड़के उसमें शामिल है। पुरुष, कोई भी पुरुष हो सकता है, यहाँ पे किसी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक पुरुष, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। महिला, कोई भी महिला हो सकती है। जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है। अगर यहाँ पे किसी जानवर का नाम दे दिया जाए तो हमें पता चल जाए कि उस जानवर का जिक्र है, तो वो व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पे जानवर है, यानी सभी संपूर्ण जानवर जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। पशु, कोई भी पशु हो सकता है। पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है। नदी, अब यहाँ पे देखो क्या नाम पढ़ा था हमने? गंगा पढ़ा था, गंगा नदी का बोध हो रहा है सीधा कि गंगा ही है, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे सीधा दे दिया नदी, तो नदी तो कोई सी भी हो सकती है, यानी गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है, घग्गर भी हो सकती है, चंबल भी हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है, गोदावरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे सीधा नाम आया नदी, तो जातिवाचक। पहाड़, कोई सा भी पहाड़ हो सकता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था अरावली। या यहाँ पे कोई एक पहाड़ का नाम देते हैं, जैसे गुरु शिखर नाम दे दिया, तो वो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन सीधा पहाड़ जातिवाचक। शहर, कोई भी शहर हो सकता है, यहाँ हमने जयपुर पढ़ा था, नाम विशेष से व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे क्या है? शहर नाम है, यानी कोई सा भी शहर हो सकता है। तो इन सभी शब्दों में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गांव, लड़का, पुरुष, महिला, जानवर, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, शहर आदि, यानी सीधा सा अपने दिमाग में सोचो, अपने दिमाग में बैठा लो, रटो नहीं, समझो। ये व्याकरण एक ऐसी चीज है कि रटने से कुछ नहीं होता है, समझना पड़ता है। रटा हुआ हम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन एक बार दिमाग में बिठा लिया, समझ लिया, तो वहां बार बार रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो रहा है। जैसे मैं नाम ले रहा हूं कि मोहन, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कि हमें पता है मोहन। लेकिन मैं ये कहूं लड़का, तो वहां पे हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं हुआ,
लड़के तो सारे शामिल है उसमें, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार कोई स्थान का नाम लेके देख लो, जैसे जयपुर है, व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं कहूं शहर, तो जातिवाचक। मैं कहूं ताजमहल, तो व्यक्तिवाचक। या फिर मैं ये कहूं कोई किला, तो किला तो कोई सा भी हो सकता है, उसमें सारे किले शामिल है, यानी सभी किलों की जाति का बोध हो रहा है। तो ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। अभी हमने पढ़ ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अंत में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो जल्दी से आप ये उतारो, इतना टाइम तो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप अपने नोट्स में इनको आराम से उतार लीजिएगा। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक संज्ञा। भाव नाम से पता चल रहा है, यानी अपने मन के जो भाव है, यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, ये कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं जो क्रिया से भी बनते हैं, विशेषण से भी बनते हैं, जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं। जैसे सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे सुंदर शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बना है। लालिमा, यहाँ पे लाल रंग है, उसे संबंधित लालिमा। ईमानदारी गुण से संबंधित, बेईमानी दोष से संबंधित। दशा अवस्था से संबंधित बचपन हो गया। दशा से संबंधित गरीबी हो गया। खुशी है, हंसी है, उदासी है, क्रोध है, यानी अपने मन में जितने भी भाव होते हैं वो सारे किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। अवस्था से संबंधित, धर्म से संबंधित, दशा, दोष, गुण, रंग, रूप आदि से संबंधित जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन याद रहे, सर्वनाम शब्द में परिवर्तन होने के बाद ही वो भाववाचक संज्ञा शब्द बन सकता है। जैसे सुंदर शब्द मैंने भी बताया, विशेषण शब्द है, ता लग गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। लाल शब्द विशेषण शब्द है, लेकिन लालिमा भाववाचक संज्ञा हो गया। ईमानदार विशेषण शब्द है, लेकिन ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक शब्द बनते हैं, विशेषण से भी भाववाचक शब्द बनते हैं, और क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो एक बार दोबारा देखो, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, धर्म या अवस्था आदि का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता है, लालिमा है, ईमानदारी है, बेईमानी है, खुशी है, क्रोध है, गुस्सा है आदि। अब देखो संज्ञा का टॉपिक बहुत ही जल्दी हमने तैयार कर लिया, और इसमें एक चीज हमें और याद रखनी है कि जो 2 नंबर पे हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा, क्या पढ़ा था, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसमें देखो द्रव्य नाम से पता चल रहा है, तरल या ठोस से संबंधित जो नाम होते हैं, जैसे घी है, तेल है, पानी है, सब्जी है, किसी भी सब्जी का नाम आ रहा है, टमाटर है, तो ये सारे किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, नाप तोल वाली जो चीजें होती है। समझ में आ गए। और जातिवाचक संज्ञा का दूसरा जो भेद है समूह या समुदायवाचक, ये नाम से पता चल रहा है, इसमें वो शब्द आते हैं जिसमें किसी समूह का, किसी संगठन का बोध हो रहा हो, जैसे सेना, फौज, आर्मी, कक्षा, टोली, बैठक, मंडली, सभा, बाल सभा, मीटिंग। समझ में आ रहा है, यानी वे शब्द जिसमें एक समूह का बोध हो रहा हो, वो शब्द लेते ही हमें ऐसा लगेगा कि उसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। वो होता है एक समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा का भेद। याद रखना, देखो दोबारा बता रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में जितने भाव होते हैं, हमारे मन में जो भाव होते हैं, या फिर अवस्था है हमारी, जवानी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, दशा है, ये होते हैं भाववाचक संज्ञा में। और जातिवाचक संज्ञा के जो 2 उपभेद होते हैं, यानी एक तो द्रव्यवाचक और एक समूह या समुदायवाचक। द्रव्य
जो हम पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य यानी उसमें द्रव्य का दूसरा नाम होता है पदार्थ। द्रव्य का दूसरा नाम क्या होता है? पदार्थ। ऐसे याद रख लेना कि उसमें जितनी भी चीजें होती है, ठोस, तरल, गैस, जितनी भी चीजें होती है वो कौन से संज्ञा के अंतर्गत आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा भेद है, समूह है या समुदायवाचक। नाम देखो, समूह है यानी ऐसे शब्द जिसमें किसी समूह का बोध। जैसे सेना नाम लेते हैं तो पता है सेना में एक आदमी तो कौन सा है, उसमें कई आदमी होंगे। मैं कहूँ कक्षा में जैसे कक्षा चल रही है तो कक्षा एक टाबू को दे कौन चाले, एक बच्चे से कक्षा चल ही नहीं सकती, उसमें अनेक बच्चे होंगे। मैं ये बोलूँ आपको कि बाहर किसी की बैठक चल रही है तो एक आदमी कभी बैठक कर सकेगी नहीं, उसमें अनेक आदमी होंगे। फौज है, टोली है, यानी उसमें समूह का बोध होगा, तो समूह या समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो चलो अभी हमने संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। पहले हमने समास की वीडियो डाली, क्रिया की वीडियो डाली, और भी वीडियोस डाले, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें, सपोर्ट करें। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो भी इतना शॉर्ट में, यानी 1 घंटा का जो टॉपिक होता है उसको भी हम 15 या 20 मिनट में, हद से हद 20 मिनट में उसको तैयार करके आपकी सुविधा के लिए आसान बना करके लाते हैं। हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप थोड़ा सा हमें चैनल को सपोर्ट करें। वीडियोज को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो लोग देख रहे हैं। शेयर करना है, लाइक करना है, लेकिन कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के बाद एक कमेंट कर दे ताकि हमें ये पता चले कि हमारी वीडियो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोगों तक हमारी वीडियो पहुंची है। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आने वाली और वीडियोज हैं वो आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तो हमारे चैनल को एक बार फिर कह रहे हैं, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। सभी को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से राज प्रो स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।